तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लेसन में हम भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में हो गए बदलाव, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी डेवलप करने के लिए किए गए प्रयास, इन चीज़ों को समझेंगे। हाइलाइटिंग पॉइंट्स: डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, एंड जुडिशियल सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र केवल संविधान में लिखने से या सिर्फ बातें करने से अमल में नहीं आता। उसके लिए एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। मतलब लोगों के डेली लाइफ में सोशल और पॉलिटिकल मार्ग से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। तो हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और ये चुनाव अलग अलग स्तर के लिए होते हैं। मतलब देश के लिए चुनाव अलग, किसी राज्य के लिए चुनाव अलग, इवन ग्राम पंचायत के लिए भी अलग चुनाव होता है। और इस चुनाव के माध्यम से इस देश के लोग ये तय करते हैं कि उनका अगला लीडर कौन होगा। मतलब पूरी पावर लोगों के हाथों है। इसलिए इलेक्शन हमारे देश के लोकतंत्र का मजबूती का मंत्र है। राइट टू वोट, भारतीय संविधान ने एडल्ट वोटिंग को महत्व दिया है। स्वतंत्रता के बाद वोटिंग करने के लिए इस देश के लोगों की उम्र 21 साल होनी ज़रूरी थी, मगर बाद में कुछ बदलाव करके इसी को 18 साल कर दिया है। इसलिए देश की पॉलिटिकल सिस्टम में युवाओं को महत्व प्राप्त हुआ है। भारत का लोकतंत्र अन्य लोकतांत्रिक देशों से बड़ा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। इस देश में डिसीजन लेने की पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं है, बल्कि इसका अलग अलग स्तर पर बंटवारा हुआ है। मतलब गांव में अगर सड़क बनवानी है तो फैसला दिल्ली में बैठे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं, बल्कि उसी गांव के सरपंच या फिर ग्राम पंचायत करेगी। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी वजह से सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं होता। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है जो कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग पॉलिटिकल पावर देता है। मतलब गांव की सड़क ग्राम पंचायत बनवाएगी, राज्य के महत्वपूर्ण हाईवेज स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनवाएंगे, और देश में जो नेशनल हाईवेज है वो सेंट्रल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनवाएंगे। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे ट्रायल्स हुए, जिसमें संविधान के 73rd और 74th करेक्शन का एक बड़ा ट्रायल था, जिसने लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब संविधान ने लोगों को ये अधिकार दिया है कि वो सरकार से पॉलिटिकल या फिर अन्य प्रक्रिया से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर सरकार ने गांव की शाला के लिए 10 लाख दिए हैं, मगर वो शाला बनी ही नहीं, तो उस गांव के लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से ग्राम पंचायत को पूछ सकते हैं कि इन पैसों का किया क्या, या फिर ये पैसे गए कहाँ। और इसी माध्यम से पॉलिटिकल प्रक्रिया में लोगों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। गवर्नमेंट के कामों में ट्रांसपेरेंसी आती है और लोगों का सरकार के साथ संवाद बढ़ता है। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, जात, धर्म, भाषा, जेंडर, बर्थ प्लेस, वंश, प्रॉपर्टी, इन मुद्दों के आधार पर किसी के भी साथ भेद ना करे और सभी को डेवलपमेंट के लिए समान चांस मिले, ये सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी का महत्वपूर्ण भाग है। लोकतंत्र समाज के सारे घटकों को एकत्रित करने का मंत्र है और इसी वजह से लोगों के बीच संघर्ष नहीं होता। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, हमारे समाज में ऐसे भी कई लोग हैं जो कि बहुत समय से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन दो चीज़ों से दूर रहे हैं। तो उन्हें इन दो चीज़ों से जोड़ने के लिए इन्हीं दो क्षेत्रों में कुछ जगह आरक्षित रखी है। सोशल कास्ट्स एंड सोशल ट्राइब्स के लिए
कुछ जगह आरक्षित है। शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो इसी कानून से सोशल कास्ट और सोशल ट्राइब्स के लोगों पर होने वाले अन्याय पर रोक लगी है। इसमें उनके खिलाफ अन्याय करने वाले लोगों के लिए सजा देने की व्यवस्था की गई है। प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, भारतीय संविधान ने माइनॉरिटीज को राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन, कल्चर इसका अधिकार दिया है। उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जगह मिले इसलिए बहुत काम किया है। लॉज रिलेटिंग टू वीमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ या फिर उन्हें साक्षर बनाने के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई है। उनके लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि बाप और पति की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर, डाउरी प्रोहिबिशन मतलब शादी के समय पति के द्वारा पत्नी की तरफ से लिए जाने वाले पैसे या फिर गहने, इसके खिलाफ का कानून, महिलाओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ का कानून। इनकी वजह से उन्हें डेवलपमेंट की संधि मिली है। भारत में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th करेक्शन से लोकल गवर्नमेंट्स में भी महिलाओं के लिए 33% जगह रिजर्व की गई। बाद में इसी को बढ़ावा देकर ये जगह 50% कर दी गई। महिलाओं के लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट में अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट के कानून ने महिलाओं पर होने वाले घरेलू जुल्म को रोक लगा दी। इस कानून ने महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाया है। रोल ऑफ जुडिशियरी, हमारे देश में डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में जुडिशियरी मतलब न्यायालय की अहम भूमिका है। न्यायालय ने संविधान के ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस दिया है, जिसमें बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब समय के साथ साथ संसद इसमें बदल कर सकती है। इसीलिए ये संविधान बार बार अपडेट होता है और इसीलिए ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। मगर संविधान की जो बेसिक फ्रेम है उसमें संसद बदलाव नहीं कर सकती। मतलब मान लो डेमोक्रेसी ये हमारे संविधान में एक बेसिक फ्रेम है, तो संसद लोकतंत्र को हटाकर कोई अन्य तंत्र जैसे कि डिक्टेटरशिप नहीं ला सकती। ठीक उसी तरह इक्वेलिटी, इंडिपेंडेंस, इन चीज़ों को भी कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं जा सकता। सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस, न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिसमें राइट टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, इंडिविजुअल फ्रीडम, ट्राइबल एम्पावरमेंट, इनका समावेश है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।